नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। कृषि जागरण और विजय सरदाना ने किया एमओयू पर हस्ताक्षर, कृषि की बेहतरी के लिए मिलकर करेंगे काम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेगी देश का बजट। संसद सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। पीएम मोदी ने किया भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन, कहा हर क्षेत्र में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की बड़ी घोषणा, देश के 80 करोड़ गरीबों को नहीं होगा अनाज की कमी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, कहा सैटेलाइट मैपिंग से पता चलेगा किस किसान के पास कितनी खेती। बिहार में बिजली बिल में बड़ा बदलाव, बिहार में महंगी होगी बिजली। बागपत से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, ट्रॉली में फूल लेकर पहुंचे किसान। देश में जमकर हो रहे डिजिटल भुगतान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल को अपनाने के लिए देशवासियों की सराहना की। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों का कमाल, निगरानी और सेना के लिए बनाए स्वदेशी खास ड्रोन, गोदाम प्रबंधन में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। बिहार गवर्नमेंट राज्य के चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों में जुटी। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने किया आगाह, कहा नया साल 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण। भारत के चीनी उत्पादन में बढ़त दर्ज, 120 लाख टन के पार पहुंचा प्रोडक्शन। तेलंगाना में 6,800 क्विंटल हुआ कपास, किसानों ने विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। देश के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर की संभावना, कहीं सफर में देरी तो कहीं स्कूल बंद। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कृषि जागरण की स्थापना ही किसानों एवं कृषि क्षेत्र के विकास के लिए की गई है, जिसके लिए कृषि जागरण समय समय पर किसानों के हित के लिए कई बड़े कदम उठाता है। इसी कड़ी में आज 4 नवंबर को कृषि जागरण ने किसानों की बेहतरी के लिए वही कृषि क्षेत्र के जाने माने हस्ती विजय सरदाना के साथ उनकी बेटी आस्था सरदाना ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि कृषि जागरण आए दिन केजे चौपाल का आयोजन करता है, इसमें कृषि से जुड़े गणमान्य व्यक्ति या फिर प्रगतिशील किसान दौरा करने जरूर आते हैं। इसी के चलते केजे चौपाल आज कृषि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में आज के कृषि जागरण चौपाल में विजय सरदाना ने शिरकत की। विजय सरदाना वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट और अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के विशेषज्ञ है। इस अवसर पर केजे चौपाल में कृषि जागरण के संपादक एमसी डोमिनिक और पूरी टीम द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और सम्मान के प्रतीक के रूप में पौधे भेंट किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण तब आया जब विजय सरदाना और कृषि जागरण के संपादक एमसी डोमिनिक ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य कृषि समुदाय, कृषि कॉर्पोरेट्स और संबद्ध क्षेत्र के मुद्दों के समाधान के लिए एक किसान केंद्रित बातचीत का मंच प्रदान करना है। इस मंच के तहत कृषि जागरण आपके सामने कृषि से जुड़े सभी बड़े मुद्दों पर कृषि विशेषज्ञ और कृषि जगत की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों से बातचीत करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत के किसानों की हर समस्याओं का समाधान किया जा सके। When we started Krishi Jagaran, we had a dream that every aspiration of agri segment should be reflected in media platforms. But somehow we could not take it to that level where we were thinking, dreaming or expecting to do it. But today, a man who was born and lived with agriculture, with all what happens in agriculture, has been observing and being part of that for the last so many years, has come forward to take this challenge. And तो नए साल के उपलक्ष्य में 2023 नया साल शुरू हो रहा है। कृषि जागरण और हम सब के बीच में एक नया प्रयास शुरू हो रहा है और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि वी हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। तो नया साल, नई चुनौतियाँ, नई अपॉर्चुनिटीज सबके लिए अच्छी हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। मुर्मू का पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद संसद के दोनों सदनों को पहला संबोधन होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संसद का बजट सत्र पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे में रखा जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में केंद्रीय बजट को 1 फरवरी
2023 को पेश किए जाने की उम्मीद है। बजट सत्र का पहला भाग 10 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस बीच एक ब्रेक भी होगा, जिस दौरान स्टैंडिंग कमेटियां अलग अलग मंत्रालयों के डिमांड ऑफ ग्रांट का निरीक्षण भी किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होगा, जिसकी 6 अप्रैल 2023 तक खत्म होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल में भारत को आधुनिक विज्ञान की विश्व की सबसे आधुनिक प्रयोगशाला बनाने के संकल्प के साथ मंगलवार को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के अमरावती रोड परिसर में आयोजित विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 25 वर्षों में जिस ऊंचाइयों पर होगा, उसमें भारतीय वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत का वैज्ञानिक समाज देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा जिसका देश हकदार रहा है। यह मेरा विश्वास है। भारत में डेटा और प्रौद्योगिकी बहुत मायने रखता है। इन दोनों क्षेत्र में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने की हमारी वैज्ञानिक क्षमता रखते हैं। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या आधुनिक प्रौद्योगिकी, या दोनों ही वैज्ञानिक खोज में मददगार होते हैं। हमें अपने वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत जिस वैज्ञानिक दृष्टि से आज आगे बढ़ रहा है, उसके नतीजे हम देख रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से विश्व में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो रहा है। देश में गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए अनाज का इंतजाम कर दिया है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत फ्री अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश करेगी। देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। खाद्यान्न की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने नए साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक गरीबों को अनाज वितरण का पूरा खाका खींच दिया है। साल भर किसी गरीब को अनाज मिलने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। केंद्र सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में किसी तरह का खाद्य सुरक्षा संकट पैदा नहीं होगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय घोषणा कर चुका है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की धारा 3 के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त में वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ एवं जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर हुए नुकसान संबंधी आंकड़े जुटाए जाते थे। कृषि के सही आकलन के लिए सैटेलाइट मैपिंग की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश इसके लिए कर्नाटक मॉडल को अपनाएगी। इससे जिला ब्लॉकवार किसानों की खेती और फसलों की सही जानकारी हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाल में कर्नाटक राज्य के कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कर्नाटक का दौरा किया था। उन्होंने कर्नाटक में चल रहे फसलों और मॉडल को लागू करने का प्रोजेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं अन्य अधिकारियों के सामने दिया। कृषि मंत्री समेत अन्य अधिकारियों को ये मॉडल पसंद आया है। अब मॉडल को ही राज्य में लागू करने की तैयारी हो रही है। इससे किसानों को खासा लाभ मिलेगा। बिहार की महागठबंधन सरकार और बिजली कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का पूरा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। स्थिति यह है कि बिजली कंपनियों ने फिक्स चार्ज में बड़ा बदलाव लेने का फैसला ले लिया है। नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी इलाकों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई बिजली दर की मार झेलनी पड़ सकती है। इसे लेकर अब विद्युत विनियामक आयोग आगामी 20 जनवरी से सुनवाई करेगा। इस जन सुनवाई में कोई भी आम उपभोक्ता अपना पक्ष आयोग के सामने रख सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कीमतों में 2.56 रुपए से लेकर 3.40 रुपए तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज सुबह बागपत से हो चुकी है। इस दौरान पश्चिमी यूपी के किसान राहुल गांधी से मिलने के लिए फूलों से भरी ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं। किसानों ने कहा कि राहुल गांधी यहां जमीन पर नहीं बल्कि फूलों पर चलेंगे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले जमकर आतिशबाजी की गई। यात्रा में 10 बजे गुफा वाले मंदिर के पास विराम हुआ।
फिर 3:30 बजे यात्रा सुररपुर के HP पेट्रोल पंप से शुरू हुई। इसके बाद शाम 6:30 बजे छपरोली चुंगे के पास रुकी। यात्रा में शामिल होने आए किसानों ने कहा कि राहुल गांधी ने यह अच्छा कदम उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए बागपत के हर घर में लोग तैयारी कर रहे हैं। किसान करीब 4 क्विंटल फूल लेकर यात्रा में शामिल होने आए हैं। देश में डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर शानदार रुझान देखा जा रहा है और इसकी झलक UPI भुगतान के आंकड़ों को देखकर जानी जा सकती है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 12.82 लाख करोड़ रुपए कीमत के पेमेंट किए गए हैं। इस दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या 782 करोड़ पर पहुंच गई है। वित्तीय सेवा विभाग ने सोमवार को ट्वीट किया कि देश में डिजिटल भुगतान क्रांति लाने में UPI का बड़ा योगदान है। दिसंबर 2022 में UPI लेन-देन में 782 करोड़ का पार कर 12.82 लाख करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन किया गया है। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने कमाल कर दिया है। छात्र ने कई स्वदेशी ड्रोन तैयार किए हैं। इसी में से एक रीपर ड्रोन है, जिसकी मदद से पुलिस अपना काम और भी बेहतर तरीके से कर सकती है और कानून व्यवस्था बनाए रख सकती है। इसके अलावा छात्र ने एक वेयर हाउस ड्रोन भी तैयार किया है, जिसकी मदद से वेयर हाउस मैनेजमेंट किया जाएगा। और छात्रों ने एक और ड्रोन तैयार किया है। इसे चिड़िया के आकार जैसा बनाया गया है। इसकी मदद से सक्रिय गोलियां की निगरानी की जा सकती है। छात्रों ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो टारगेट पर सटीकता से गोलियां दाग सकता है और इस ड्रोन को ऐसा विकसित किया गया है ताकि ये फायरिंग करके अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए और अगले टारगेट के लिए पायलट के आदेश का इंतजार करे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल कृषि विभाग और PAU के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस अहम बैठक में CM मान ने अधिकारियों के साथ आगामी सीजन के फसलों और बीजों के बारे में चर्चा की और CM मान ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि आने वाली फसलों के लिए किसानों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाए और जल्द ही किसानों एवं विशेषज्ञों की सलाह से कृषि नीति भी तैयार की जाएगी। मीटिंग के बाद CM भगवंत मान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उन्होंने खेतीबाड़ी विभाग और PAU अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में खेतीबाड़ी को बढ़ावा मिल सके और फसलों के लिए जो भी फैसले हैं वो किसानों की सलाह से ली जाए और खेतीबाड़ी नीति भी किसानों और माहिरों की सलाह लेकर तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हर साल लाखों करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कदम उठाए जाते हैं और केंद्र के जारी बजट में भी खेती किसानों का बड़ा हिस्सा होता है। राज्य सरकार भी लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है। बिहार गवर्नमेंट भी राज्य के चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों में जुट गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में राज्य में किसानों की इनकम डबल होगी और उन्नति की फसल लहलहाएगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि 2022 में किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिए चौथा कृषि रोड मैप तैयार कर रही है। ग्राउंड लेवल पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य सरकार के स्तर से तय किया गया है कि 2023 के चौथे कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, पोषक, अनाज के बीज उत्पादन और कृषि विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रम एवं जलवायु अनुकूल विशेष कार्यक्रमों को प्रत्येक जिले के 5-5 गांवों से बढ़ाकर 10-10 गांव में विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत अधिक गांवों के किसानों से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर आगाह किया है। IMF ने कहा कि इस साल 1/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में होगी और अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन में नरमी की आशंका के बीच ये वर्ष 2022 के मुकाबले ज्यादा कठिन होगा। मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने एक कार्यक्रम में रविवार को ये कहा है। वैश्विक संस्थान ने कहा कि वैश्विक वृद्धि दर के 2023 में घटकर 2.7% रहने का अनुमान है, जो 2021 में 6% पर था। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के समय को छोड़ दिया जाए तो ये 2001 के बाद वृद्धि का सबसे कमजोर रुख है। जॉर्जिवा ने कहा कि अगले 1-2 महीने का समय चीन के लिए कठिन होगा और चीन में वृद्धि का क्षेत्र और वैश्विक वृद्धि पर नकारात्मक असर होगा। भारत का चीनी उत्पादन 3.69% बढ़कर 120.7 लाख टन हो गया है। उद्योग निकाय ISMA ने यह जानकारी दी है। चीनी के विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक भारत में चीनी का उत्पादन पिछले मार्केटिंग वर्ष की समान अवधि में 116.4 लाख टन का हुआ था।
चीनी मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है और भारतीय चीनी मिल ISMA के अनुसार उक्त अवधि से पहले के 500 मिलों के मुकाबले लगभग 509 मिलें पेराई कर रही थी। और ISMA ने बयान में कहा कि विपणन वर्ष 2022 और 23 के अक्टूबर-दिसंबर की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन एक साल पहले की ही 30.09 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि महाराष्ट्र में यह मामूली बढ़कर 46.8 लाख टन हो गया है, जबकि वहां एक साल पहले इस समय तक 45.8 लाख टन का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक में चीनी का उत्पादन पहले के 26.1 लाख टन की तुलना में थोड़ा बढ़कर 26.7 लाख टन हो गया है। कपास की खेती करने वाले किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल कपास की कीमतें कम है। इस बीच खबर है कि कपास के सही दाम नहीं मिलने से तेलंगाना के किसानों ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसानों ने ऐलान किया है कि यदि उन्हें 15,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास का रेट नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में सड़क जाम कर देंगे। कहा जा रहा है कि प्रदेश में कई किसान कम कीमतों से परेशान हैं। शनिवार को सैकड़ों किसानों ने आसिफाबाद में धरना भी दिया था। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना में अचानक कपास का भाव कम हो गया है। कीमतें नीचे जाने की वजह से कपास 6,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं धरने में शामिल एक किसान ने कहा कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से थोड़ा ही ज्यादा है। राज्य में कपास उगाने के लिए लगभग 50 मिलियन एकड़ भूमि का उपयोग किया जाता है। किसानों को 2022 में कपास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि पिछले दिनों कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। भले ही भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य के कई हिस्सों में फसलों को नष्ट कर दिया, लेकिन किसानों ने आगे बढ़कर रेशे की फसल को फिर से लगाया। नए साल में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। देश के कई राज्यों में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बुधवार से शनिवार तक येलो अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक मौसम विभाग केंद्र नई दिल्ली के अनुसार मौसमी दशाओं के अनुकूल न होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। आने वाले दिनों में भी पारा और गिर सकता है। विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना जताई है। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। 4 जनवरी को दिल्ली की सुबह सीजन की सबसे ठंड सुबह के रूप में दर्ज की गई है। बुधवार सुबह यानी कि आज दिल्ली में पारा 4.4 डिग्री तक लुढ़क गया है। यही नहीं, आज सुबह दिल्ली NCR एवं आसपास के इलाके में घने कोहरे के चलते रेल सड़क यात्रा भी प्रभावित रहा। आज दिल्ली आने वाले करीब 19 ट्रेनें 1.5 से 4.5 घंटे देरी से चल रही है। बच्चों के स्कूलों को 7 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी भीषण शीतलहर चलने की संभावना है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में जैसे नैनीताल, केदारनाथ, मसूरी आदि में बर्फबारी देखने को मिल रही है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि किस राज्य को भारत का स्पाइस कोस्ट कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरल, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।